नमस्कार दोस्तों, स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले में हैं स्टील के बारे में। स्टील क्या होती है, ठीक है। तो स्टील से पहले पिछली वीडियो में मैंने लोहा क्या होता है, कच्चा लोहा क्या होता है, लोहे का प्रकार पढ़ा था, कच्चा लोहा, ठीक है, जिसे हम पिग आयरन कहते हैं। कौन सा? पिग आयरन कहते हैं, पिग आयरन, ठीक है। कच्चा लोहा पढ़ा था हमने। कच्चे लोहे के अलावा हमने पिटवा लोहा पढ़ा था। पिटवा लोहा कौन सा होता है, ठीक है, पिटवा लोहा पढ़ लिया। और डलवा लोहा हम पढ़ चुके हैं। तो इनके बारे में संपूर्ण वीडियो पूरी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप लोग पहले इन वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ इन वीडियो की, ठीक है। तो आज आगे हम चलते हैं, स्टील की तरफ चलते हैं कि स्टील क्या होती है। स्टील भी लोहे का ही प्रकार है, ठीक है। स्टील का चौथा प्रकार क्या होता है? स्टील का यानी लोहे का जो चौथा प्रकार होता है वो स्टील होता है। देख रहे हैं अब स्टील क्या होता है, ठीक है। स्टील यानी इस्पात एक अति महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक उपयोग में आने वाला अलॉय, अलॉय नहीं, ये अलॉय धातु है। कैसी है? लोह धातु होती है। कैसी है? लोह धातु है। इस्पात एक अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तथा सर्वाधिक उपयोग में आने वाला, सर्वाधिक उपयोग में आती है। ये कैसी है? लोह धातु है, जो कि लोहा, कार्बन, सिलिकॉन और मैग्नीज युक्त होता है। यानी अगर हम देखते हैं कि स्टील में लोहा हुई होता है, यानी लोहा को फेरस कहते हैं, प्लस इसमें कार्बन भी होता है, इसमें सिलिकॉन भी होता है, और प्लस इसमें मैग्नीज भी इसमें होता है। तो क्या होते हैं? इसमें चार तत्व होते हैं, लोहा, कार्बन, सिलिकॉन और मैग्नीज होते हैं। अन्य तत्व भी इसमें मिलाए जाते हैं, अन्य तत्व भी मिला सकते हैं, ठीक है। सभी प्रकार के इस्पात में कार्बन की उपस्थिति रहती है। जितने भी प्रकार की स्टील होती हैं उनमें कार्बन निश्चित तौर पर होता है, क्योंकि जो स्टील है वो लोहा और कार्बन इन दोनों का ही संयोग होता है, ठीक है। अब इसमें जो हम स्टील में जो लोहा, स्टील में क्या है? लोहा है। लोहा के अलावा क्या है? कार्बन। जो कार्बन क्या होता है इसमें? कार्बन, कार्बन कैसे होता है? कार्बन, कार्बन इसमें स्वतंत्र रूप से ना होकर संयुक्त रूप में होता है। कैसे होता है? संयुक्त रूप में इसमें कार्बन होता है। कार्बन स्वतंत्र नहीं होता है, ठीक है। कार्बन कैसा होता है? अन्य तत्वों को लिए हुए होता है, यानी अन्य तत्व भी इसमें मिले हुए होते हैं, इसलिए ये कैसे होता है? संयुक्त रूप में इसमें कार्बन होता है। तो आगे चलते हैं स्टील के विधियों के बारे में कि स्टील को हम कौन कौन सी विधियों से तैयार करते हैं। तो स्टील बनाने की विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ स्टील, यानी स्टील की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, हम कौन कौन सी विधियों से स्टील को तैयार करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है सीमेंटेशन विधि। सबसे पहले कौन सी है? सीमेंटेशन विधि। उसके बाद है क्रूसिबल विधि। उसके बाद है बेसिमर विधि। चौथे नंबर पर ओपन हर्थ विधि। और पाँचवें नंबर पर विद्युत आर्क विधि, विद्युत आर्क विधि। और छठवें नंबर पर है लिंज डोनोवेज विधि, ठीक है। इसे हम एलडी विधि भी कहते हैं। छठवें नंबर की को एलडी विधि प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं? इन सभी को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। इन सभी क्या करना है? एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो कौन सी सीमेंटेशन विधि क्या होती है, क्रूसिबल विधि क्या होती है, तो हम उसको एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम सीमेंटेशन विधि की तरफ। यानी सीमेंटेशन विधि क्या होती है? सीमेंटेशन विधि में, यानी इस विधि में एक बंद भट्टी प्रयोग में लाई जाती है। कौन सी भट्टी प्रयोग में लेते हैं? एक बंद भट्टी। इस प्रकार की बंद भट्टी होती है, बिल्कुल बंद भट्टी का हम प्रयोग इसमें करते हैं। तो इसमें बिल्कुल बंद भट्टी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जिसमें पिटवा लोहे के टुकड़ों को, यानी जो लोहे से स्टील बनाई जाती है, पिटवा लोहे के टुकड़ों को पीसकर चारकोल के साथ लगभग 950 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 7 से 10 दिन तक हम क्या करते हैं? इनको गर्म करते हैं। तो यानी जो बंद भट्टी है उसमें हम पिटवा लोहे के टुकड़ों को पीसते हैं और चारकोल के साथ उसको क्या करते हैं? 950 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। और कितने दिन तक गर्म करते हैं? 7 से 10 दिन तक। उसके बाद क्या होता है? इस प्रक्रिया में लोहा चारकोल से कार्बन का अवशोषण करता है। अब जो चारकोल है, क्या है? चारकोल। चारकोल से जो लोहा होगा, वो जो लोहा होगा क्या? चारकोल से क्या करेंगे? लोहा क्या संयुक्त करेगा? ये चारकोल से कार्बन को संयुक्त करेगा, यानी उसको अवशोषण करेगा। फिर इस लोहे को बाहर निकाल कर ठंडा किया जाता है। जब क्या लोहा में कार्बन मिल गया तो क्या बन गई? स्टील, क्योंकि लोहा और कार्बन का संयुक्त रूप क्या होता है? स्टील होता है। जब कार्बन का उसने अवशोषण कर लिया लोहे ने, तो क्या बन गया? वो स्टील बन जाती है। फिर इसको हम क्या कर लेते हैं? लोहे को निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। इस प्रकार तैयार इस्पात की भारी सतह पर, भारी जो सतह इस्पात की, उस पर क्या होता है? अधिक कार्बन होता है और अंदर की ओर कम कार्बन होता है। तो जैसे कोई भी पदार्थ है, ये पदार्थ हुआ, तो इसकी जो भारी सतह है, भारी सतह पर तो क्या होगा? कार्बन अधिक होता है। यहाँ कार्बन क्या होगा?
अधिक होगा, ठीक है, और अंदर की सतह पर कार्बन क्या होगा, कम होगा। अंदर की सतह पर कार्बन कम कम और बाहर की सतह पर कार्बन ज़्यादा होता है। उसके बाद क्या होता है, इसलिए इसे हम ब्लस्टर स्टील कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऐसी स्टील जिसकी बाहरी सतह पर अधिक कार्बन और अंदर की ओर कम होता है, उसे हम कहते हैं ब्लस्टर स्टील। क्या कहते हैं, ब्लस्टर स्टील। इसे उपयोगी आकार में बदलने के लिए पुनः टुकड़ों में काटकर खुली भट्टी में गर्म करते हैं। अब इसको जो ब्लस्टर स्टील है उसको हम क्या करते हैं, उपयोगी आकार में बदलना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको पुनः टुकड़ों में काटेंगे और फिर खुली भट्टी में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तथा रोलिंग द्वारा रोल किया जाता है। रोलिंग द्वारा क्या कर देते हैं हम उसको, रोल कर देते हैं। रोलिंग मिल के द्वारा क्या कर देते हैं, रोल कर देते हैं। जिस प्रकार की हमें आवश्यकता है उसी प्रकार हम क्या कर लेते हैं, उनको रोल करते हैं। तो ये कौन सी विधि थी, अब ये जो हमने पढ़ी, तो ये हमने सीमेंटेशन विधि पढ़ चुके हैं। तो इसके द्वारा ब्लस्टर इस्पात तैयार किया जाता है और ब्लस्टर इस्पात को पुनः यानी उपयोगी बनाने के लिए उसे रोलिंग मिल के द्वारा रोल करके वांछित प्रकार का हम स्टील तैयार कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं क्रूसिबल विधि। इस विधि में एक विशेष प्रकार की कोठाली का प्रयोग करते हैं। एक विशेष प्रकार क्या करते हैं, कोठाली का प्रयोग करते हैं। ये अग्नि से ईंटों से बनी होती है, यानी अग्नि को सहन करने वाली ईंटों से बनी रहती है, ठीक है। क्रूसिबल बाल्टी जैसी आकृति की होती है। ये कैसी होती है, ये जो क्रूसिबल होती है वो बाल्टी जैसी आकृति की होती है। कैसी होती है, बाल्टी जैसी आकृति की होती है, ठीक है। तथा विभिन्न साइजों में ये क्रूसिबल मिलती है। उसके बाद है, इस क्रूसिबल में लोहे के टुकड़े भरकर, यानी इस क्रूसिबल में क्या करते हैं हम, लोहे के टुकड़े भरकर उसे ऊपर से चारकोल तथा कोयला से ढककर भट्टी में रख देते हैं। अब जो लोहे के टुकड़ों को हम किस में भरेंगे, क्रूसिबल में भरेंगे। ऊपर से क्या डाल देंगे, चारकोल और कोयला से हम ढक देते हैं उसको, चारकोल और कोयला से ढक देते हैं। भट्टी के तापमान से धातु क्या होती है, पिघलती है, जिससे कार्बन भी सम्मिलित हो जाता है। अब कार्बन कहाँ से सम्मिलित होगा, यानी एक तो चारकोल से और कोयला से कार्बन क्या हो जाता है, उसमें लोहे में सम्मिलित हो जाता है, कार्बन सम्मिलित हो जाता है। फिर क्या करते हैं, धातु को एक लंबी छड़ से हिलाने पर अशुद्धियाँ धातुमल के रूप में ऊपर तैरने लग जाती हैं। अब जो अशुद्धियाँ होंगी उसके अंदर, अब वो कैसे निकलेंगी, यानी एक लंबी छड़ से उसको हम क्या करते हैं, हिलाते हैं, और अशुद्धियाँ कैसे धातुमल के रूप में यानी स्लैग के रूप में ऊपर तैरने लगती हैं, तथा शुद्ध इस्पात नीचे रह जाता है। जो शुद्ध इस्पात है, शुद्ध स्टील है, वो नीचे रह जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें एल्युमिनियम तथा मैग्नीज मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, एल्युमिनियम और मैग्नीज मिलाते हैं। इसे सांचों में, इसे निकालकर सांचों में भर लेते हैं, यही कार्बन स्टील होता है। तो यानी जो क्रूसिबल विधि, यानी क्रूसिबल मतलब कार्बन विधि, यानी इससे हम कार्बन स्टील तैयार करते हैं। क्या करते हैं, इससे हम कार्बन स्टील, यानी कार्बन स्टील किससे तैयार की जाती है, क्रूसिबल विधि से। किससे, क्रूसिबल विधि का आगे क्रूसिबल विधि से कार्बन तैयार करते हैं, और ब्लस्टर स्टील सीमेंटेशन विधि से हम तैयार करते हैं। आगे जो तीसरी विधि है तो वो कौन सी है, देखिए, बेसेमर विधि। कौन सी विधि है, बेसेमर विधि। यानी इस विधि में एक विशेष प्रकार के बेसेमर परिवर्तक नामक पात्र में धातु पिघलाई जाती है। यानी एक क्या होता है, इस विधि में एक बेसेमर परिवर्तक होता है, ठीक है, उसमें हम धातु को पिघलाते हैं। यह भट्टी अंडा के आकार में इस्पात की चद्दरों से बनी होती है। किससे बनी होती है, स्टील की चद्दरों से बनी होती है, और अंडाकार आकार में होती है, और क्षैतिज अक्ष पर टिकी होती है। और किस पर टिकी होती है, क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल, यानी लेटे हुए, यानी धरती के समांतर लेटे हुए उस प्रकार के अक्ष पर क्या रहती है, ये टिकी होती है। इसे तिरछा करके झुका सकते हैं, यानी इसको क्या कर सकते हैं, झुका भी सकते हैं। इसके अंदर की सतह अग्निशय ईंटों से बनी रहती है। किससे बनी रहती है, अग्निशय ईंटों से, यानी फायर ब्रिक से ये इसकी जो सतह है वो अंदर की बनी रहती है। आगे देखते हैं, अब ये भट्टी होती कैसी है, तो ये भट्टी की जो आकृति इस प्रकार होती है। ये जो बाहर की सतह है इसकी स्टील की बनी होती है, अंदर की सतह पर क्या लगी रहती है, इसमें फायर क्लेस यानी फायर ब्रिक्स यानी अग्निशय ईंटों का अस्तर लगा रहता है। अब ये इसका क्या होता है, स्टैंड होता है, यानी क्षैतिज स्टैंड होता है, और इसके सहारे ये क्या होता है, घूम सकता है। क्या हो सकता है, इसको हम आगे यानी क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको तिरछा कर सकते हैं, घुमाना नहीं, इसको क्या कर सकते हैं हम, तिरछा, यानी इधर भी तिरछा कर सकते हैं और इधर भी इसको हम तिरछा कर सकते हैं। तिरछा क्यों करते हैं, अब क्या होता है यहाँ पे, यानी क्या होता है यहाँ पे, यहाँ ब्लास्ट बॉक होता है। यानी ब्लास्ट का मतलब होता है वायु की जो झोंके हैं वो टीयर्स के माध्यम से यहाँ पर जाते हैं और धातु यहाँ पर पिघलती है। पिघलने के बाद जो गैसेज हैं वो क्या हो जाएंगी, यहाँ से निकल जाती हैं। गैसेज निकलने के बाद क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे अब जो लोहा होगा उसको हम इसको तिरछा करके यहाँ से लैडल में निकाल लेते हैं, और जो धातुमल था वो धातुमल ऊपर रह जाती है और उसको हम एक छिद्र से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये इस प्रकार की बनावट होती है। उसके बाद देखते हैं इसकी कार्यविधि कैसी है, यानी
बेसिमर विधि की। इस विधि में ये विधि कौन सी है? बेसिमर विधि। कौन सी है? बेसिमर विधि है ये, बेसिमर विधि। ठीक है, तो बेसिमर विधि यानी इस विधि में बात्य भट्टी से प्राप्त, बात्य भट्टी से क्या प्राप्त होता है? कच्चा लोहा, जैसे हम पिघालन कहते हैं। बात्य भट्टी से प्राप्त पिघले लोहे को इस पात्र में डालकर 15 से 20 मिनट तक, कितने तक उस पात्र में डालते हैं? इसमें 15-20 मिनट तक तीव्र गति से वायु प्रवाहित करते हैं। इसमें क्या करते हैं? तीव्र गति से टीयर्स के माध्यम से वायु प्रवाहित करते हैं। पिघले स्टील में सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीज, सिलिकॉन आदि अशुद्धियां वायु की ऑक्सीजन के साथ संयोग करके गैस के रूप में भट्टी से बाहर निकल जाती हैं। तो जो अशुद्धियां हैं पिघले हुए स्टील में क्या होती हैं? सल्फर की, फास्फोरस है, मैग्नीज, सिलिकॉन आदि अशुद्धियां क्या होंगी? वायु की ऑक्सीजन के साथ, वायु में जो ऑक्सीजन है उसके साथ संयोग करके गैस के रूप में भट्टी से बाहर निकल जाती हैं। तो भट्टी से बाहर कैसे निकलती हैं? तो यहाँ पर जो वायु के साथ संयोग करेंगे और भट्टी से बाहर ये गैसेज यहाँ से निकल जाती हैं। तो देखिए आगे, इस प्रक्रिया में स्लैग भी बनता है, यानी स्लैग का मतलब होता है धातुमल यानी अशुद्धियाँ। ठीक है, स्लैग धातुमल बनता है जो हल्का होने के कारण पिघले लोहे के ऊपर तैरने लगता है। फिर इसे कन्वर्टर को तिरछा करके स्लैग बाहर निकाल लेते हैं। तो होता क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो स्लैग है ऊपर तैरेगा, अब इस कन्वर्टर को हम टेढ़ा कर लेंगे और उसको स्लैग को ऊपर के माध्यम से हम इसको निकाल देते हैं और नीचे क्या रहेगा? हमारा शुद्ध स्टील रह जाता है। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त स्टील को सांचों में ढाल लेते हैं तथा वांछित किस्म का इस्पात प्राप्त करने के लिए इसमें विभिन्न मात्रा में कार्बन मिला लेते हैं। यानी जैसा भी हमें स्टील चाहिए उसी के अनुसार क्या मिला लेते हैं? इसमें हम कार्बन की मात्रा मिला लेते हैं। उसके बाद कौन सी विधि आती है? देखिए, इसके बाद है ओपन हर्थ विधि। यानी ओपन हर्थ विधि क्या होती है? नाम से मालूम पड़ रहा है, ओपन यानी ओपन भट्टी का प्रयोग करेंगे इसमें। तो इस विधि में एक खुली भट्टी प्रयोग की जाती है। यानी इस विधि में क्या करते हैं? हम खुली भट्टी का प्रयोग करते हैं जिसके अंदर की तरफ सिलिका या डोलोमाइट ईंटों का अस्तर लगा होता है। अब सिलिका या डोलोमाइट ईंट कैसी होती हैं? ये अग्निसह ईंट होती है, यानी अग्नि को सहन करने वाली ईंट होती है। इनका उपयोग करते हैं। भट्टी को लगभग 1600 डिग्री तापमान तक, यानी 1600 डिग्री सेल्सियस तापमान तक क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं तथा इसमें कच्चा लोहा, इस्पात का स्क्रैप डालकर गर्म वायु और कॉक गैस प्रवाहित करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? 16 डिग्री सेल्सियस तक तापमान तक गर्म करेंगे और इसमें क्या डालेंगे? कच्चा लोहा डालेंगे, इस्पात का जो स्क्रैप निकलता है उसको डालेंगे और गर्म वायु और कॉक गैस के क्या करते हैं? इसमें प्रवाहित करते हैं। कॉक गैस गर्म वायु के संपर्क में आकर जलती है। अब जो कॉक जो गैस है वो गर्म वायु के संपर्क में आएगी और उससे क्या होगी? वो जलेगी। तो लोहे में कार्बन का समावेश हो जाता है। अब कार्बन का समावेश क्यों होता है? क्योंकि जो कॉल गैस है ना वो जलेगी। अब कॉल गैस में क्या होता है? कार्बन होता है। तो कार्बन जब जलेगा तो कार्बन से क्या हो जाएगा? उसमें लोहे में क्या मिल जाएगा? यानी कार्बन मिल जाएगा। ठीक है, पिघली धातु में वांछित कार्बन की मात्रा को जांच लेते हैं। अब जो धातु पिघल गई है उसमें क्या करेंगे हम? यानी जो कार्बन की मात्रा कितनी मिल गई है उसको हम जांच लेते हैं तथा उसे सांचों में ढाल लेते हैं। इस विधि में आसानी से और अधिक मात्रा में इस्पात तैयार किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ओपन हर्थ विधि से एक तो आसानी से और अधिक मात्रा में इस्पात तैयार कर सकते हैं। तो पूछ लिया जाए कि आसानी से और अधिक मात्रा में इस्पात तैयार करना है तो उसके लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? ओपन हर्थ विधि का उपयोग करेंगे। ये भट्टी होती कैसी है? तो देखिए ये होती है, यानी यहाँ पर क्या होता है? ये पिघला हुआ लोहा होता है, ये भट्टी है यहाँ पर। ठीक है, ये भट्टी होती है, ये वायु के पाइप हैं। ये क्या है? वायु के पाइप है। यहाँ से तेज वायु को झोंकी जाती है और गर्म वायु और कॉल गैस यहाँ से जाती है। अब जब ये गर्म वायु और कॉल गैस यहाँ जाती है, ठीक है, गर्म वायु कॉल जाएगी तो ये वायु के संपर्क में आएगी और वायु के संपर्क में आने से क्या होगा? ये जो लोहा है ये कार्बन को ग्रहण कर लेता है। किसको ग्रहण कर लेता है? कार्बन को। अब जब ये कार्बन को ग्रहण कर लेगा तो लोहे में क्या मिल जाएगा? कार्बन मिल जाएगा। लोहे में कार्बन मिलेगा तो ये क्या बन जाएगी? स्टील बन जाती है। ठीक है, लोहा और कार्बन। तो इसमें क्या मिल जाएगा? कार्बन का समावेश स्टील बन जाएगा। अब उसके बाद जो जली हुई गैस है वो यहाँ से बाहर निकल जाती है क्योंकि इधर से अब ये कैसी भट्टी खुली हुई है ना, इधर से गया और इधर से, इसलिए गैसें बाहर निकल रही, तो इसे हम खुली भट्टी इसलिए कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कौन सी विधि है? यानी उसके बाद आती है विद्युत आर्क विधि, इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस कहते हैं इसे। ठीक है, इस्पात बनाने में यह विधि सर्वोत्तम है, यानी सबसे ज़्यादा इसी विधि का प्रयोग करते हैं। ये अच्छी विधि है सबसे। ठीक है, आजकल यही प्रयोग की जाती है। इस विधि का व्यापक तौर पर अधिक उपयोग किया जाता है, यानी व्यवसाय में सबसे ज़्यादा इसी विधि का प्रयोग करते हैं। जितने बड़े बड़े कारखाने हैं उनमें इस विधि का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं।
विद्युत आर्क भट्टी चादरों की खोखली बेलनाकार होती है। ये कैसी होती है? खोखली और बेलनाकार होती है तथा अंदर अग्नि से ईंटों का अस्तर लगा होता है, यानी अग्नि को सहन करने वाली ईंटों का, जैसे सिलिका और डोलोमाइट का अस्तर इसमें लगा रहता है। भट्टी के अंदर ऊपर ये गोल ढक्कन होता है। वो ऊपर क्या होगा? ये गोल ढक्कन होगा जिसमें इलेक्ट्रोड डालने के लिए क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। इलेक्ट्रोड डालने के लिए उसमें छिद्र होते हैं। इलेक्ट्रोड को ट्रांसफॉर्मर से जोड़कर सप्लाई जाती है। अब ट्रांसफॉर्मर से क्यों जोड़ा जाता है? कि ट्रांसफॉर्मर से नियंत्रित सप्लाई देते हैं। क्या देते हैं उसे हम? नियंत्रित, यानी एसी सप्लाई देते हैं। और जो कि कैसी होती है? नियंत्रित एसी सप्लाई होती है, यानी कंट्रोल एसी सप्लाई देते हैं। ट्रांसफॉर्मर का उपयोग इसलिए इसमें किया जाता है। ये इलेक्ट्रोड कार्बन और ग्रेफाइट के बने होते हैं। जो इलेक्ट्रोड होंगे किसके बने होंगे? कार्बन या ग्रेफाइट के बने होते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन की अपर रूप होते हैं ग्रेफाइट। अपर रूप कार्बन के अपर रूप क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। ठीक है, हीरा ग्रेफाइट, ये सब किसके? कार्बन के अपर रूप ही होते हैं। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है? ये भट्टी कैसी होती है? इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक आर्क भट्टी, यानी इलेक्ट्रिक भट्टी कहते हैं इसे। कौन सी विधि? कौन सी? इलेक्ट्रिक भट्टी कहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक भट्टी होती है। अब इलेक्ट्रिक भट्टी में क्या होता है? ये झुकाने का, यानी ये क्या हो सकती है? इधर से झुक सकती है, इसके सारे झुक जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें क्या होगा? पिघली हुई धातु होती है। अब पिघली हुई धातु को यहाँ से डालते हैं, इस चार्जिंग डोर से, यहाँ से चार्जिंग द्वार से इसमें डालते हैं। तो इसमें कच्चा लोहा होता है, स्क्रैप होता है, कॉक होता है। ठीक है, और इनको इसमें यहाँ से डालते हैं। अब इधर से एसी धारा प्रवाहित करेंगे इलेक्ट्रोड के माध्यम से। जब इलेक्ट्रोड के माध्यम से उत्पन्न करते हैं तो यहाँ विद्युत आर्क उत्पन्न होती है। उससे क्या होगा? ये भट्टी का तापमान बढ़ेगा। अब भट्टी का तापमान बढ़ने से ये धातु क्या होगी? यहाँ पे पिघल जाएगी। अब पिघली हुई धातु में क्या होता है? ऊपर धातुमल होता है, उसको यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। एक निकास द्वार होता है, उसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और जो पिघली हुई धातु, पिघली हुई स्टील है, अब पिघली हुई स्टील को इसको उल्टा करके उस लेडल में भर लेते हैं, और लेडल में भर के हम उसको तैयार कर लेते हैं। लेडल मतलब इसमें पिघली हुई स्टील को रखा जाता है। एक पिघली हुई स्टील इसमें आती है लेडल में, और लेडल से हम जिस प्रकार की स्टील बनानी है उसकी आकृति हम ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कैसे प्रोसेस होती है? देखिए, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी ये जो इलेक्ट्रिक आर्क विधि है, कौन सी? इलेक्ट्रिक आर्क विधि है। ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क विधि होती है। तो यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड के मध्य विद्युत आर्क उत्पन्न होता है। अब विद्युत आर्क उत्पन्न होगा जब इलेक्ट्रॉन को, तो एक यानी तापमान उत्पन्न होगा, जिससे लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस का उच्च तापमान प्राप्त होता है। भट्टी में निकास के दो छिद्र होते हैं। कितने होते हैं? निकास के दो छिद्र होते हैं इसमें, जिसमें स्लैग को एक छिद्र से और धातु को भट्टी को यानी 15 डिग्री झुकाकर दूसरे छिद्र से बाहर निकाल लेते हैं। वांछित इस्पात प्राप्त करने के लिए अन्य तत्व भी इसमें हम मिला लेते हैं। तो क्या होता है? जब विद्युत आर्क उत्पन्न होगा तो तापमान कितना हो जाएगा? 2000 डिग्री सेल्सियस उत्पन्न होता है। अब जिस इसमें क्या होते हैं? दो छिद्र होते हैं। एक छिद्र से धातुमल को बाहर निकालते हैं, यानी स्लैग को बाहर निकालते हैं। स्लैग को बाहर निकालते हैं और दूसरे छिद्र से क्या करते हैं? हम इसमें भट्टी को 15 डिग्री झुकाकर धातु को यानी बाहर निकाले, स्टील को बाहर निकाल लेते हैं। और वांछित किस्म की स्टील तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें अन्य तत्व भी हम इसमें मिला लेते हैं। ये कौन सी विधि थी? यानी विद्युत आर्क विधि। इस विधि का प्रयोग आजकल सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो आज के बाद इसके बाद देखते हैं लास्ट में है कौन सी विधि? लिंज डोनोविज विधि। लिंज डोनोविज विधि, इसे एलडी विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एलडी विधि भी कहते हैं। यह बेसिमर का ही सुधरा हुआ रूप है। जो बेसिमर विधि होती है उसी का क्या है? ये सुधरा हुआ रूप होता है। ठीक है, इस विधि में पिघले लोहे पर नोजल द्वारा, इस विधि में क्या करते हैं हम? पिघले लोहे पर नोजल द्वारा उच्च दबाव व गति से ऑक्सीजन और कॉल गैस प्रवाहित करते हैं। तो नोजल के द्वारा इसमें क्या करते हैं हम? पिघला हुआ जो लोहा है उस पर दबाव और गति से ऑक्सीजन और कॉल गैस प्रवाहित करते हैं, और जिससे क्या होगा? भट्टी का तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है? 27 डिग्री सेल्सियस। इस विधि में लोहे की अशुद्धियाँ ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्सीडित होकर बाहर निकलती हैं तथा स्लैग के रूप में इस्पात तैरने लग जाता है इसमें। तो क्या होता है इसमें? तापमान कितना पहुंचेगा? 27 डिग्री सेल्सियस। और लोहे की जो अशुद्धियाँ हैं वो ऑक्सीजन होकर क्या हो जाएंगी? बाहर निकल जाती हैं तथा जो स्लैग और धातुमल होता है वो ऊपर तैरने लग जाता है। अब भट्टी के मुख से निकली ज्वाला के समाप्त होने पर ज्ञात हो जाता है। जब भट्टी से जो मुख से ज्वाला निकल रही है जब वो समाप्त हो जाएगी तो उससे ये मालूम पड़ जाएगा कि इस्पात का शुद्धिकरण हो गया है। और इसके पश्चात आवश्यक मात्रा में इसमें कार्बन मिला करके हम वांछित प्रकार का इस्पात तैयार कर लेते हैं। तो ये लिंज डोनोविज विधि होती है। इसमें सब ज़्यादा तापमान 27 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं इन लिंज डोनोविज विधि का चित्र कैसा होता है। तो ये इसी प्रकार होता है। नहीं, जो बेसिमर जो परिवर्तक है
उसी प्रकार का ही होता है, कुछ जैसे वैसे मेरे प्रतिरोध होता है उसी का ही एक सुधरा हुआ ये रूप होता है। तो इसमें क्या होता है, ये अग्निसाइड ईंटों का स्तर लगा रहता है, ठीक है, बाहर स्टील की इस पर कोटिंग होती है और इसको हम ऐसे इनके सारे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम तिरछा कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, पिघला हुआ लोहा होगा और ये चार्ज होगा, इसे हम चार्ज कहते हैं, ठीक है। चार्ज पहले डालते हैं यहाँ से। अब ये ऑक्सीजन का पाइप है, यहाँ से ऑक्सीजन और कॉल गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या होता है इसमें जो जो अशुद्धियाँ हैं वो ऑक्सीकृत होकर ऊपर निकल जाती हैं, ठीक है। और पिघला हुआ जो लोहा है, जो स्टील है, जो तैयार हुई स्टील हुई है, वो यहाँ पर हो जाती है। उनको एक सिलेंडर के माध्यम से हम तैयार यानी बाहर निकाल लेते हैं। तो ये कौन सी थी, एलडी विधि थी, एलडी विधि यानी एलडी प्रोसेस। उसके बाद यानी हमने पूरी विधि पढ़ चुके हैं। अब पूरी विधि हमारी पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी विधि होती है, कौन सी विधि से क्या तैयार किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे जो भारत में कौन कौन से स्टील के प्लांट हैं उसको हम एक सारणी में पढ़ लेते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील ये सबसे बड़ा प्लांट है, टाटा आयरन एंड स्टील, ठीक है। ये बिहार में है, कहाँ पर है, बिहार में। इंडियन आयरन एंड स्टील पश्चिम बंगाल में। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में। दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में। बोकारो स्टील प्लांट बिहार में, ठीक है। और विशाखापट्टनम स्टील प्लांट आंध्र प्रदेश में। एलॉय स्टील प्लांट दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। ऐश्वर्या आयरन स्टील कर्नाटक में। सलीम स्टील प्लांट स्टेनलेस स्टील का प्लांट है, कौन सा, सलीम, ठीक है, ये तमिलनाडु में है। और भिलाई स्टील प्लांट मध्य प्रदेश में। तो अपने जो स्टील के प्लांट है कितने होते हैं, 9 यानी 10 हैं, ये 10 हैं, ठीक है। अपने भारत में स्टील के प्लांट कितने, 10 चल रहे हैं। तो स्टील के प्लांट हो गए। उसके बाद हम पढ़ते हैं इस्पात के गुण, यानी स्टील के गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। अब स्टील हमने पढ़ लिया कि स्टील को हमने कैसे तैयार किया, कौन कौन सी विधि से हमने स्टील तैयार की है। तो उसके बाद स्टील के कौन कौन से क्या होते हैं, गुण होते हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है इस्पात में उच्च तनन सामर्थ्य। इस्पात में क्या होती है, उच्च तनन सामर्थ्य, यानी कोई भी वस्तु है और उसको अगर हम क्या करें, खींचें बाहर की साइड, तो उसमें तनाव उत्पन्न करने की, जो तनाव सहन करने की क्षमता ज़्यादा है। दूसरा इसमें क्या होता है, संपीड़न सामर्थ्य होती है। संपीड़न सामर्थ्य मतलब होता है इसका उल्टा, यानी कोई भी वस्तु जैसे ये हो गया और इस पर क्या करें, हम इस पर दबाव लगाएं और इसको दबाएं और उसको सहन करने की क्षमता ये होती है। यानी स्टील में दोनों ही गुण होते हैं, एक तो तनन सामर्थ्य होती है और दूसरा कंप्रेसिव यानी संपीड़न सामर्थ्य भी होती है। इसी गुण के कारण स्टील के नट बोल्ट बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, लो कार्बन स्टील के क्या बनाए जाते हैं, नट बोल्ट, क्योंकि नट बोल्टों पर तनाव सामर्थ्य और ये संपीड़न सामर्थ्य दोनों ही लगती हैं, जो झटके को सहन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इस्पात का गलनांक 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। तो स्टील का जो गलनांक होता है, स्टील जो ठोस से द्रव में कौन से तापमान में बदलती है, ठोस से द्रव में, ये 1535 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस से द्रव में बदल जाती है। उसके बाद है इस्पात का जो घनत्व होता है वो लगभग 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब जो घनत्व क्या होता है देखिए, यानी जो घनत्व है वो क्या है, घनत्व कहते हैं द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन कहते हैं, ठीक है। यानी आयतन कितना है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, ठीक है। उसमें जो स्टील का जो भार होगा, यानी स्टील का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 7.8 ग्राम। इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में जो स्टील की मात्रा कितनी होगी, 7.8 ग्राम होगी। कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में, यानी स्टील की मात्रा 7.8 ग्राम होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। इस्पात आघात वर्धनी होता है, यानी आघात को सहन करने वाला होता है। उसके बाद इसमें तन्यता गुण होता है, तार के रूप में इसको हम बदल सकते हैं, स्टील के तार बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाने पर के साथ साथ तन्यता घटती है। कहने का मतलब ये है, स्टील में अगर हम यानी स्टील फेरस प्लस कार्बन, यानी कार्बन की मात्रा अगर हम बढ़ाते जाएँ तो स्टील क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। और कठोर होने के बाद क्या हुआ है, तार के रूप में इसको हम नहीं खींच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद है इसमें प्रत्यास्थता का गुण भी होता है। क्या होता है इसमें, प्रत्यास्थता का गुण भी होता है। इसमें प्रत्यास्थता, यानी प्रत्यास्थता का मतलब होता है किसी वस्तु को अगर हम बल लगाकर खींचें और खींचने पर क्या हो जाए, बड़ी हो जाए और फिर वही पुरानी अवस्था में आ जाए, उसे हम प्रत्यास्थता कहते हैं, जो कि हम प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में। इसमें प्रत्यास्थता गुण होता है, इसलिए इसे हम स्प्रिंग भी बनाए जाते हैं, क्योंकि स्प्रिंग क्या होती है, स्प्रिंग इस प्रकार की होती है और खींचने पर बड़ी हो जाती है, फिर पुरानी उसी अवस्था में आ जाती है, ठीक है। तो प्रत्यास्थता के गुण के कारण इसको क्या बना जाते हैं, हम स्प्रिंग बनाते हैं। इसमें भंगुरता का गुण नहीं होता। क्या नहीं होता, भंगुर, यानी ये
चोट कहने सहन यानी चोट देने पर, यानी अब स्टील कोई वस्तु है स्टील की, तो इस पर अगर हम चोट दें और ये बिखरे नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे, भंगुर नहीं है। क्या नहीं है, भंगुर नहीं होता है, ठीक है। परंतु सल्फर की मात्रा अधिक है। अगर क्या होगा, सल्फर की मात्रा स्टील में अधिक हो जाए तो क्या होगा, यह लाल तप्त अवस्था में भंगुर हो जाता है। कौन सी अवस्था में, लाल तप्त अवस्था में। यदि फास्फोरस की मात्रा अधिक हो जाए तो ये ठंडी अवस्था में भंगुर हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर स्टील में किसकी, यानी सल्फर की मात्रा अधिक है तो यह लाल तप्त अवस्था में क्या हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा। अगर फास्फोरस की मात्रा अधिक है तो यह ठंडी अवस्था में भंगुर हो जाता है। तो ये दोनों ही कंडीशन है इसकी। उसके बाद यह कठोर व घर्षण रोधी होता है। कठोर व घर्षण रोधी का मतलब क्या होता है, यानी दूसरी वस्तुओं को काटने वाला और खुद घुसने वाला नहीं, उसे हम कहते हैं कठोर व घर्षण रोधी होता है। क्योंकि इसमें कठोर व घर्षण रोधी के क्या, कठोर तो ये कार्बन से हो जाता है और घर्षण रोधी ये इसमें क्रोमियम मिलाते हैं, इसलिए ये घर्षण रोधी होता है, ठीक है। यह ठंडी अवस्था में क्या होते हैं, इसमें चुंबकीय गुण होते हैं। ठंडी अवस्था में क्या होते हैं, इसमें चुंबकीय गुण होते हैं, यानी जब ये स्टील ठंडी होगी तभी इसमें चुंबकीय गुण होते हैं। गर्म होने पर चुंबकीय गुण इसमें से नष्ट हो जाते हैं। तो हमने अभी जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, यानी स्टील के गुण हम पढ़ चुके हैं, स्टील कौन कौन से गुण होते हैं। अब देखते हैं स्टील के प्रकार। अब स्टील के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्टील, यानी स्टील के प्रकार कौन कौन से होते हैं। स्टील दो प्रकार की होती है मुख्यतः। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहले नंबर पर है प्लेन कार्बन स्टील, दूसरे नंबर पर है एलॉय कार्बन स्टील। तो आज हम पढ़ेंगे कौन सी, प्लेन कार्बन स्टील क्या है, ठीक है। तो प्लेन कार्बन स्टील, इसमें लोहा और कार्बन होता है। प्लेन कार्बन स्टील में केवल लोहा और क्या होगा, कार्बन होता है। ओनली लोहा और कार्बन होता है जब स्टील में, तो उसे हम प्लेन कार्बन स्टील कहते हैं। अब कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर, प्रतिशत मात्रा के आधार पर प्लेन कार्बन स्टील निम्न प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी होती है, सबसे पहले लो कार्बन स्टील, दूसरी मीडियम कार्बन स्टील, तीसरी हाई कार्बन स्टील। यानी लो मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा 0.25 से 0.75%, ठीक है। और मीडियम कार्बन स्टील में 0.75 से, यानी ये होती है आपकी गलत हो गया देखिए सॉरी, इसमें लो कार्बन स्टील में 0.15 से 0.25% तक, ठीक है। और इसमें जो कार्बन की मात्रा होगी 0.25 से, और ये 0.75 ये मीडियम कार्बन स्टील में, और 0.75 से यानी 1.5% ये हाई कार्बन स्टील। तो ये लो कार्बन स्टील के लिए, ये मीडियम के लिए, और ये हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लो कार्बन स्टील। देखिए लो कार्बन स्टील क्या होती है, ठीक है। इसे माइल्ड स्टील भी कहते हैं। अब माइल्ड स्टील क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम होगी तो ये कैसे होगी, स्टील नरम होगी। और नरम है तो उसे हम कहते हैं माइल्ड स्टील, ठीक है। माइल्ड को हम कहते हैं मृदु इस्पात, क्या कहते हैं, इसे हम मृदु इस्पात भी कहते हैं, मृदु इस्पात भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए इसे मृदु माइल्ड स्टील भी कहते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा 0.15 से 0.25% तक होती है। इसमें कार्बन की मात्रा कम होने के कारण ही यह मृदु, तन्य और आघात वर्धनीय होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम है, इसलिए कैसा होगा, ये नरम होगा और तार खींचने वाला और आघात को सहन करने वाला होता है। इसे कठोरीकृत व पायनीकृत नहीं कर सकते, क्योंकि ये नरम है तो ना तो इसको हम कठोर कर सकते हैं और पायनीकृत भी नहीं कर सकते। पायसीकृत का मतलब ये होता है कि उसकी धातु पर पानी चढ़ाना, उसे हम टेम्परिंग कहते हैं इंग्लिश में। और धातु पर बाहर से जब पानी चढ़ाना है उसे हम कहते हैं यानी क्या कहेंगे उसे टेम्परिंग। जैसे लोहार होता है, अब लोहार क्या करेगा, उसको पहले भट्टी में गर्म करेगा, फिर एकदम पानी में डाल देता है उसको, तो उसे हम पानी चढ़ाना कहते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया है, इस पर हम नहीं कर सकते। परंतु इसकी सतह को ऊष्मा उपचार विधि से, किसके द्वारा, ऊष्मा उपचार विधि से हम केस हार्डनिंग करके कठोर बना सकते हैं। अब केस हार्डनिंग का मतलब होता है, यानी कोई वस्तु है और उसकी केवल बाहरी सतह को क्या करना, बाहरी सतह को क्या करना, अंदर की सतह को तो वैसा ही जैसा ही है, और बाहरी सतह को क्या करना, कठोर करना ही, उसे हम क्या कहते हैं, केस हार्डनिंग कहते हैं। केस हार्डनिंग एक ऊष्मा उपचार की विधि होती है। इसके द्वारा किसी वस्तु की बाहरी सतह को ही क्या करते हैं, हम उसको हार्ड कर देते हैं, उसे हम कहते हैं केस हार्डनिंग, ठीक है। इसे आसानी से फोर्ज और बेल्ट कर सकते हैं। अब फोर्ज और बेल्ट क्यों कर सकते हैं, एक तो ये मृदु होता है और तन्य होता है और आघात वर्धनीय होता है, इस कारण इसका क्या कर सकते हैं हम, फोर्जिंग। फोर्जिंग का मतलब होता है एक बड़े हथौड़े के माध्यम से, बड़े हथौड़े से और कोई भी वस्तु यानी स्टील की आकृति तैयार करना ही फोर्जिंग कहलाता है, ठीक है। उसमें हथौड़े से जोड़ दे देकर एक आकृति तैयार करना फोर्जिंग कहलाता है। और बेल्डिंग इसके द्वारा हम इस पर हम कर सकते हैं।
लो कार्बन स्टील के क्या बनाए जाते हैं, नट बोल्ट। क्या बनाए जाते हैं, नट बोल्ट बनाए जाते हैं। रिवेट, तार, सीट, एक्सल, शाफ्ट, एंगल, आयरन, टी आयरन और चैनल आदि किसके बनाए जाते हैं, लो कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। लो कार्बन स्टील के क्या बनाए जाते हैं, ये नट बोल्ट, रिवेट, तार, सीट, एक्सल, शाफ्ट, एंगल, आयरन, टी आयरन और चैनल बनाए जाते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील क्या होती है, ठीक है, MCS शॉर्ट में मीडियम कार्बन स्टील। इसमें कार्बन की मात्रा 0.25 से 0.75% तक होती है। यह माइल्ड स्टील से अधिक सामर्थ्य रखता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा जब बढ़ गई तो ये माइल्ड स्टील के क्या होगा, ज़्यादा सामर्थ्यवान होता है। इसे ऊष्मा उपचार विधि से क्या कर सकते हैं, इसको हम कठोरीकृत और पानीकृत हम कर सकते हैं। इसको एक तो ऊष्मा विधि से कठोर कर सकते हैं और पानी भी इस पर हम चला सकते हैं, यानी कहने का मतलब पायसीकृत इन कर सकते हैं। इसका मुख्य उपयोग क्या है, हैमर, ठीक है, क्योंकि कठोर होता है। तार, रिवेट, एक्सल और ट्यूब बनाने में इसका उपयोग हम करते हैं। तो मीडियम कार्बन स्टील का उपयोग कहाँ करते हैं, हैमर में, तार और रिवेट और एक्सल और ट्यूब बनाने में इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद लास्ट है हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील क्या है, इसमें कार्बन की मात्रा 0.75 से 1.5% तक होती है। कार्बन की मात्रा कितनी होगी इसमें, 0.75 से 1.5% होती है, इसलिए इसे हम हाई कार्बन स्टील कहते हैं। क्या कहते हैं, हाई, यानी HCS, हाई कार्बन स्टील कहते हैं। यह काफ़ी कठोर होता है। क्या होगा कि कार्बन की मात्रा इसमें क्या है, अधिक। कार्बन की मात्रा जब अधिक है तो उसे हम क्या कहेंगे, अधिक कठोर होगी, क्योंकि कार्बन की मात्रा बढ़ने पर वह कठोर हो जाता है। इसलिए इसे ना तो ढाला जा सकता है और ना ही रोल कर सकते हैं, क्योंकि कठोर होने के कारण क्या होगा, ना तो हम इसे ढाल सकते हैं सांचों में और ना इसे हम रोल कर सकते हैं। इसे ऊष्मा उपचार द्वारा हार्ड व टेम्पर कर सकते हैं। हार्ड और टेम्पर इसको हम कर सकते हैं। अब इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग कटिंग टूल, क्यों, क्योंकि सब ज़्यादा कठोर है और दूसरे टूल्स को दूसरे धातुओं को काटना है, तो उसके लिए हम कटिंग टूल्स को भी इसका उपयोग कर सकते हैं। कटिंग टूल जैसे ड्रिल से दूसरी धातु काटते हैं, छेनी है, रेतियाँ हैं, कुल्हाड़ी और ब्लेड, तो कटिंग टूल्स में हम इसका उपयोग करते हैं। तो कभी पूछ लिया जाए कि कटिंग टूल्स में किसका प्रयोग करेंगे, हाई कार्बन स्टील का उपयोग किया जाता है। और फोर्ज ब्लॉक, यानी जिस पर हम फोर्जिंग करते हैं उसे हम फोर्जिंग ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। हार्ड ब्लॉक और रेलवे स्प्रिंग में इसका उपयोग किया जाता है। रेलवे स्प्रिंग भी, रेलवे की जो लाइन स्प्रिंग है वो भी इसी की बन जाती है। तो हमने आज यानी स्टील क्या होती है, ठीक है, स्टील क्या होती है, स्टील को बनाने के लिए कौन कौन सी विधियाँ होती हैं और स्टील के प्रकार पढ़ चुके हैं। स्टील के प्रकार में भी हम प्लेन कार्बन स्टील पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम कल जो पढ़ेंगे, हम मिश्रित कार्बन स्टील पढ़ेंगे। तो मिश्रित कार्बन स्टील क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमने स्टील तक पढ़ा दिया। तो आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ठीक है, और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।